हमने कल स्टेटस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी पढ़ा था। इंडिया में क्या स्टेटस है और हरियाणा में क्या स्टेटस है, कुछ एक पॉइंट रहते हैं इसके, वो कंप्लीट कर लेते हैं हम आज। इसमें फिर ये बताया गया है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है वुमेन और मैन में, तो वो क्या है, उसका नेक्स्ट पॉइंट है हरासमेंट ड्यू टू डाइवोर्स, कि तलाक उत्पीड़न का जो कष्ट है, जो दुख है, वो भी महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। जो हस्बैंड वाइफ है उनका जो वैवाहिक संबंध है, तलाक क्या करता है, उन दोनों को अलग कर देता है। तो अलग अलग समुदायों में इनके भिन्न भिन्न बेस होते हैं, और यहाँ पर जो ज्यादातर दुख भोगना पड़ता है वो महिलाओं को होना होता है, पुरुषों को नहीं होता। फिर है वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन, कि वुमेन के साथ जो घरेलू हिंसा होती है वो भी एक कारण है कि वुमेन की जो स्टेटस है वो मैन से नीचे है। यहाँ पर उसका बाहरी रूप से घर से बाहर भी हिंसा की जाती है, घर के अंदर भी की जाती है। तो ये भी क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी का काम करता है। फिर इसके बाद है फेमिसाइड, की जो भ्रूण में शिशु हत्या कर दी जाती है, वो भी क्या है, वुमेन के जो स्टेटस है जेंडर इनइक्वालिटी में, वो काफी इफेक्ट डालता है। तो बहुत सारी महिलाएं भी इन समस्याओं का सामना कर रही हैं। लास्ट में है वुमेन एम्पावरमेंट, कि महिला सशक्तिकरण क्या है। जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको दूर करने के लिए महिला सशक्तिकरण एक सरल उपाय माना जाता है। आज सभी राष्ट्रों में इस और विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि इस सशक्तिकरण हेतु महिलाओं को क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे महिलाओं को उन कारणों और प्रक्रियाओं को आलोचनात्मक रूप से समझना होगा जो उनके सशक्तिकरण में बाधा पहुंचते हैं। स्त्रियों को अपनी स्व प्रतिष्ठा यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी होगी, और अपने प्रति अबला होने की धारणा बदलनी होगी कि मैं कमजोर हूं, मैं ये काम नहीं कर सकती, उस चीज से इनको ऊपर उठना होगा। जो महिलाएं हैं उनको प्राकृतिक, मौद्रिक और बौद्धिक संसाधनों तक अपनी पहुंच को बढ़ाना होगा, यानी कि इनको अपने आप को इतना योग्य बनाना होगा कि ये इन चीजों को प्राप्त कर सकें। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं में दखल देने संबंधी अपने विश्वास, ज्ञान, सूचना और क्षमताओं को प्राप्त करना होगा। यानी कि इनको ये जानना होगा कि हमारे राजनीतिक अधिकार क्या है, हमारे सामाजिक अधिकार क्या है, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी और अपनी योग्यताओं को पहचानना होगा, तो ही जाकर जो इनइक्वालिटी है वो इक्वल हो सकती है। स्त्रियों को परिवार और समुदाय के अंदर और बाहर निर्णय लेने संबंधी प्रक्रियाओं पर अपना कंट्रोल और सहभागिता बढ़ानी होगी। स्त्रियों को उन नवीन भूमिकाओं की ओर बढ़ना होगा जो अब तक केवल पुरुषों का अधिकार क्षेत्र मानी जाती रही हैं। यानी कि जिन एरियाज में पुरुष काम कर रही है वहां पर भी महिलाओं को अपना काम करके दिखाना होगा। स्त्रियों को उन अन्यायपूर्ण एवं असमान विश्वासों, प्रथाओं, संरचनाओं और संस्थाओं को चुनौती देनी होगी और बदलना होगा कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो लास्ट में इतना बताया गया है कि जो स्त्रियां हैं स्वयं में अकेले ही और सामूहिक रूप से इन दोनों चीजों के लिए जो है उपाय खुद उनको ढूंढ सकती हैं और इनका हल भी वो कर सकती हैं। कोई किसी को उसके अधिकार नहीं दिला सकता, अपने अधिकार खुद लेने पड़ते हैं और उनकी रक्षा भी करनी पड़ती है। यह कोई सरल कार्य नहीं है कि सदी से चली आ रही सामाजिक संस्थाओं, व्यवस्थाओं एवं मूल्यों को बदलना इतना सरल नहीं है, परंतु सामूहिक प्रयास द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव भी नहीं है। तो इसमें था आपका जेंडर इनइक्वालिटी, क्लास इनइक्वालिटी। इसके बाद हमारा रहेगा माइनॉरिटी इन इंडिया एंड देयर प्रॉब्लम्स, कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। ये आपका इस यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक है। तो माइनॉरिटी का मतलब है कि जिन जातियों में लोगों की संख्याएं कम है तो वे लोग कैसे अपने जीवन को यापन करते हैं और उनके सामने कौन सी समस्याएं आती हैं जिनको उनको सुलझाना होता है। तो इसमें हम अलग अलग श्रेणियों को पढ़ेंगे, जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक कितने हैं, ईसाई अल्पसंख्यक क्या होते हैं, सिख अल्पसंख्यक, जनजातीय अल्पसंख्यक, भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक, और उन समुदायों की समस्याएं और उन समस्याओं के प्रति समाज शास्त्रीयकरण का दृष्टिकोण क्या है, उनका संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी कि संविधान में उनके लिए क्या क्या अधिकार बताए गए हैं, अल्पसंख्यक का कल्याण कैसे किया जा सकता है, यानी कि उनका जो जीवन यापन चल रहा है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और जो सरकार है वो उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या क्या प्रयास वो कर रही है। सामान्यतः जो अल्पसंख्यक हैं उसका मतलब यह है कि जो धर्म, भाषा और जाति के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न एवं कम संख्या में हों।
मान लीजिए एक समुदाय में 1000 लोग हैं और एक समुदाय में 100 लोग हैं, तो जिस समुदाय में संख्या ज्यादा होगी उसको कहेंगे बहुसंख्यक, की समुदाय में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। और जिसमें 100 व्यक्ति होंगे हम ये बोलेंगे कि इस समुदाय में जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या कम है, यानी कि बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक है ये। तो सन 1957 में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के शिक्षा विधेयक के संदर्भ में अल्पसंख्यक समूह उस समूह को माना जिसकी संख्या 50% से कम हो। यानी कि अगर एक समुदाय में 500 लोग रहते हैं और दूसरे समुदाय में अगर 250 लोग हैं, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? अल्पसंख्यक कहलाएगी। किसी भी समूह को अल्पसंख्यक कहा जाए या नहीं, निर्णय एक राज्य की संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, किंतु इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन आदि धर्मावलंबियों एवं जनजातियों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में गिना जाता है। भाषा की दृष्टि से संपूर्ण भारत के संदर्भ में हिंदी भाषी लोगों को छोड़कर अन्य भाषाओं को बोलने वालों को और एक प्रांत के संदर्भ में उन प्रांतों के प्रांतीय भाषाओं को छोड़कर अन्य भाषाओं को बोलने वाले लोगों को अल्पसंख्यक माना जाता है। यानी कि पूरे भारत में हिंदी क्या हमारी राष्ट्रभाषा है, कि जो हिंदी भाषा बोलते हैं वो अल्पसंख्यक लोग नहीं कहलाएंगे, बल्कि हिंदी को छोड़कर जिस एरिया में वो लोग रह रहे हैं और वहां की जो प्रांतीय भाषा है जिसको बहुत थोड़ी जनसंख्या का लेवल ही बोलना जानता है, समझना जानता है, उनको क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक कहेंगे। जैसे हरियाणा की जो भाषा वो हरियाणवी बोली है तो वो अल्पसंख्यक नहीं कहलाई जाएगी। तो उसके बाद जो हरियाणा में जो दूसरी उपबोलियां हैं वो क्या अल्पसंख्यक कहलाई जाएंगी। जैसे गुजरात की जो भाषा है वो गुजराती है, राजस्थान की मारवाड़ी है। तो ऐसे जो उनकी स्थानीय भाषाएं हैं अगर वो लोग बोलते हैं तो वो अल्पसंख्यक नहीं है। इनके अलावा जो इनकी उपभाषाएं कहलाती हैं जिनको बहुत थोड़े कम लेवल पर लोग बोलते हैं वो होती हैं अल्पसंख्यक। तो इस प्रकार की कोई डेफिनेशन ऐसे से नहीं दी गई है। तो सामान्यतः अल्पसंख्यक वे हैं जो बहुमत में धर्म एवं भाषा की दृष्टि से कम संख्या में हैं, यानी कि जिनका समाज में एक तबका है या फिर संख्या वो कम है। दूसरे शब्दों में जी किसी भी समाज की जनसंख्या में जिन लोगों का कम प्रतिनिधित्व होता है वे क्या कहलाते हैं? वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं भारत में माइनॉरिटी कास्ट की? वो है धार्मिक अल्पसंख्यक की। धर्म के आधार पर ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत कम लेवल पर उस धर्म को मानते हैं, पालना करते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक की कितने ऐसे जनसंख्या है कि जो उस भाषा को प्रोनाउंस करती है। जनजातीय अल्पसंख्यक की जातियों के आधार पर कितनी जातियां अल्पसंख्यक हैं। लगभग सभी देशों में धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समूहों को मान्यता प्रदान की गई है। धार्मिक, जनजातीय और भाषाई अल्पसंख्यक समूह को उद्देश्य राज्य से कुछ ऐसी सुविधाएं प्राप्त करना होता है, यानी कि जो ये अल्पसंख्यक जाति हैं ये अपने राज्य से कुछ सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपनी भाषा को जीवित रख सकें और सुरक्षित रख सकें, उनका प्रचार प्रसार कर सकें ताकि बहुमत के साथ तो विलय न हो, वे किसी विशिष्टता, वो अपनी विशिष्टता बनाए रखें। जैसे आप ये देखो, अगर एक समूह में अगर 100 लोग हैं, उनकी संख्या कम है, तो सीधी सी बात है कि उनके पास जो जमीन है वो भी कम मिलेगी, उनके पास जो आर्थिक साधन है वो भी कम मिलेंगे। तो उन चीजों को देखते हुए ये लोग सरकार को अपील करते हैं कि हमारी जनसंख्या थोड़ी है, हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को जीवित रखना चाहते हैं, उनका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं ताकि उनको दूसरी जाति में ना मिलाया जाए। तो इसके लिए वो राज्य से हेल्प की उम्मीद करते हैं कि उन्हें आर्थिक मदद की जाए ताकि वो अपनी जीविका को अच्छे से कर सकें। तो उन जातियों के लिए समस्याओं का समाधान भी किया गया है, काफी सारे इसके लिए एफर्ट भी किए गए हैं। तो भारतीय समाज में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग धार्मिक दृष्टि से अल्प जनसंख्या वाले समुदायों, संप्रदायों के लोगों के लिए किया जाता है। इससे पहले कि हम भारत के विभिन्न अल्पसंख्यकों का परिचय दें, भारत में धार्मिक समुदायों के जनसंख्या वितरण को जांच लेना उचित होगा। यानी कि हम यहाँ ये देख लेंगे कि कितनी जातियां के लोग कितने % हैं। भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी आदि अल्पसंख्यक हैं,
क्योंकि भारत क्या है, हिंदू प्रधान देश है, यहाँ पर हिंदू ज्यादा है तो हिंदू की संख्या बहुसंख्या कहलाएगी। यहाँ पर मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन इनकी संख्याएं कम है तो क्या कहलाएंगे, आपकी अल्पसंख्यक कहलाएंगी। जैसे हिंदू कितने परसेंट है, 79.8% हिंदू रहते हैं भारत में, मुसलमान 14.2% रहते हैं। जो हो रही है वो वृद्धि को दर्शा रहे हैं कि जैन धर्म या अन्य धर्म की संख्या भी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। लेकिन प्रभुत्व किसका है, हमारे हिंदुओं का, जो 79.8% है। और मुसलमान देखो यहाँ से कितना परसेंट है, इसका हाफ से भी बहुत कम है। तो यहाँ पर जो है मुस्लिम वो क्या है, अल्पसंख्यक है। जब विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता हो, वे परस्पर उदारतापूर्ण व्यवहार करें और धर्म को राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधा के रूप में न आने दें। हम यहाँ अल्पसंख्यक की समस्याओं का वर्णन करने से पूर्व विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों का संक्षेप में परिचय देना उचित समझते हैं। यानी कि हम ये बताएं कि इनकी समस्याएं क्या हैं। पहले ये जानना जरूरी है कि अल्पसंख्यक कौन कौन से होते हैं, कैसे हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। तो 1991 से 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में डिफरेंट कम्युनिटी समुदाय पाए जाते हैं। तो उनका एक डेमोग्राफिकल डाटा यहाँ दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। अब है जो भारत में धार्मिक समुदाय है उनका जनसांख्यिक वितरण, क्योंकि संख्याएं परसेंटेज में कितनी है। पहले कॉलम में धार्मिक समुदाय बनाए गए हैं, नेक्स्ट कॉलम में 1991 यानी कि 1991 में जनसंख्या बताई गई है करोड़ों में, और परसेंटेज कितना है। 2001 में जनसंख्या कितनी है और उनकी परसेंटेज कितनी है, और 2011 में जनसंख्या कितनी है और उनकी परसेंटेज कितनी है। जैसे हिंदू 67.3 करोड़ थे और परसेंटेज कितना इनका 82% थे 1991 में। मुसलमान सिर्फ 9.5 थे और उनका परसेंटेज था 11.7। इसके बाद ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, अन्य हैं। तो इनकी संख्या बहुत कम है तो इनका परसेंटेज भी बहुत कम है। अब आप यहाँ देखोगे हिंदुओं का 82% 4 पॉइंट है तो ये क्या है, बहुसंख्यक कहलाएंगे। मुसलमानों का 11.7 है तो ये क्या अल्पसंख्यक है। 2.3 तो बहुत कम है, 2.0 भी बहुत कम है, ये 0.8, 0.4 और 0.4 क्या है, बहुत ही कम है। तो जनसंख्या का अगर परसेंटेज पूरा 100 है तो इस 100 में से हिंदू कितने हैं, 82%, तो ये बहुसंख्यक कहलाएंगे। मुसलमान है 11.7, ये क्या अल्पसंख्यक कहलाएंगे। बाकी जो जितने नीचे हैं इनकी संख्याएं कम होती जा रही हैं। 100 में से सिर्फ 0.4% जैन है, 0.8% बौद्ध हैं, 2.0% सिख हैं और 2.3% ईसाई हैं। तो ये सारे आपके कहलाए जाएंगे अल्पसंख्यक में। फिर 2001 में हिंदुओं का परसेंटेज था 80.5, मुसलमान है 13.4। तो देखो धीरे धीरे ये संख्या ना बढ़ती जा रही है। ईसाई का भी इक्वल ही रहा है, लेकिन जो सिख है वे भी कम हो गई हैं, बौद्ध इक्वल ही रही हैं और जो अन्य जातियां वो बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर भी जो हिंदू है बहुसंख्यक कहलाए जाएंगे क्योंकि भारत हिंदुओं का प्रधान देश है। और फिर 2011 में 79.8% कितने हैं हमारे हिंदू, और जो मुस्लिम समुदाय है वहां पर 14.2 है। देखो ये ग्रोथ होती जा रही है मुसलमानों की, पहले 11.7 थे, फिर 13.4 है और अब कितने हैं 14.2। तो ये है आपका एक चार्ट जिसमें हमने परसेंटेज देखी कि कैसे कैसे हम जनसंख्या को परसेंटेज में डिवाइड करते हैं। फिर हम मुस्लिम माइनॉरिटीज के, मुस्लिम अल्पसंख्यक क्या है, कैसे होते हैं। भारत में अल्पसंख्यकों में सर्वाधिक जनसंख्या मुसलमानों की है जो 14.2 करोड़ है। केंद्र और राज्यों के सांसद, मंत्री और विधायक के रूप में न्यायालयों के न्यायाधीश और भारतीय और प्रांतीय प्रशासनिक सेवा के अंदर पदों पर कई मुसलमान कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में भी कार्यरत हैं। यहाँ पर यह बताया कि जो मुस्लिम माइनॉरिटीज है इनकी जो परसेंटेज कम है, लेकिन ये लोग बड़े बड़े पदों पर काम कर चुके हैं और काम कर भी रही हैं। जिसका एक एग्जाम्पल है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये क्या है, भारतीय पूर्व राष्ट्रपति थे और इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता। तो ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो ऐसा नहीं है कि जिनकी जनसंख्या कम है, जो अल्पसंख्यक है, वो ऊंचे पदों पर काम नहीं कर सकते, वो अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से ऊंचे पद पर जा सकते हैं। तो फिर इनकी समस्या और शिकायतें क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। विधानमंडलों एवं प्रशासन के प्रतिनिधि से असंतुष्टि,
विधानमंडल क्या है? जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया है। विधान पालिका होती है, न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका होती है। विधान पालिका क्या है? जो नियम बनाती है, कानून बनाती है, कैसे हम उसको लागू करेंगे। तो विधानमंडलों एवं प्रशासनिक सेवाओं से लेकर मुसलमानों में यह संतोष रहा है कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, कि उनकी कास्ट के हिसाब से जो यहाँ पर लोगों की संख्या कम है और वो उनको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। फिर सांप्रदायिक दंगे, कि देश में अनेक बार सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। मेरठ में, अहमदाबाद में, बिहार शरीफ में, रांची है, जबलपुर है, इंदौर, भिवानी, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर नगर, अलीगढ़, ये स्थान क्या है? यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो परसेंटेज बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक पाए जाते हैं और यहाँ पर जो मुसलमान बहुमत संप्रदाय के विरुद्ध असुरक्षा भावना विकसित हुई है। यानी कि जो बहुसंख्यक हैं उनको अल्पसंख्यक उनसे डरते हैं कि कहीं वो हमारे संप्रदाय को नष्ट ना कर दें। उर्दू भाषा का प्रश्न, मुसलमानों ने समय समय पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में उर्दू को राजभाषा दर्जा में लाने की मांग की है। कुछ राजनीतिक दलों ने यह प्रचार किया कि उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा है, अतः उर्दू भाषा का प्रश्न एक सांप्रदायिक प्रश्न बन गया है। तो जो ये मिनोरिटी है, अल्पसंख्यक है, इन्होंने क्या किया था कि हमारी जो भाषा है, क्योंकि मुस्लिम तो उर्दू भाषा को बोलते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, बिहार, इन 3 राज्यों में जो इनकी राजभाषा है उर्दू होनी चाहिए। तो इस प्रकार भी यहाँ पर जो भाषा के आधार पर भी इनके साथ असंतुष्टि हुई है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय का मामला, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संगठन और कार्य प्रणाली में सुधार लाने की दृष्टि से 1965 में भारत सरकार के एक अध्यादेश जारी किया था, क्योंकि मुसलमान लोग इस विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक समूह को बनाए रखना चाहते थे और इस अध्यादेश का विरोध किया था कि जो ये अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय है और इसका नाम है मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो इन्होंने जो यहाँ की कार्य प्रणाली थी कि काम को कैसे किया जाए, उसमें हम कितना सुधार कर सकते हैं, तो भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था। तो उस अध्यादेश को इन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया था और उनका विरोध किया था कि हम इस अध्यादेश को हमारी यूनिवर्सिटी पर लागू नहीं होने देंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ है कि कानून क्या होता है इनके लिए, कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक ही सिविल कोड रहेगा, सबके लिए कानून एक जैसा ही रहेगा, किसी के लिए कानून बड़ा नहीं है, किसी के लिए कानून छोटा नहीं है। जो बाकी रूल रेगुलेशन अलग कास्ट पर अप्लाई होंगे वो सभी पर अप्लाई होंगे। भारत सरकार समाज सुधार की दृष्टि से मुसलमानों में पर्सनल लॉ में कुछ परिवर्तन करना चाहती है, जिससे कि समुदाय का आधुनिकीकरण हो सके। इस दृष्टि से सरकार ने मुसलमानों की बहुविवाह पद्धति और तलाक के नियमों में हस्तक्षेप किया है। अभी जैसे आपने भी न्यूज़पेपर पढ़े हैं कि अभी कुछ साल पहले जो 3 तलाक था, कि मुसलमान लोग जो डाइवोर्स देते थे वो सिर्फ 3 बार बोलते थे कि तलाक तलाक तलाक, तो उनका तलाक हो जाता था। बहुविवाह यानी कि एक से अधिक ज्यादा विवाह करते थे। तो इस चीज पर सरकार कानून बनाना चाहती है कि ये चीजें खत्म हों। तो इस बात से अनेक रूढ़िवादी मुसलमान रुष्ट हो गए थे, क्योंकि उनका जो पहले से जो चलता आ रहा है उनका ये था, बहुविवाह भी करना होता है, तलाक भी उनको देना होता है, तो ये चीजें भी इनके खिलाफ थी। फिर है आपका क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज, केवल ईसाई अल्पसंख्यक क्या होते हैं। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों में मुसलमानों के बाद ईसाइयों का स्थान है। सन 2011 की जनसंख्या या जनगणना के अनुसार कुछ जनसंख्या में इनका प्रतिशत 2.3 है और इनकी जनसंख्या जो है 2.78 करोड़ है। अंग्रेजी शासनकाल में ईसाई लोगों का शासन रहा है। भारत के अधिकांश ईसाई यहीं के निवासी हैं और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के कारण आज धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए हैं, क्योंकि जब भारत गुलाम था तब बहुत सारे लोग ईसाई थे और ईसाइयों ने भारत पर अधिकांश राज भी किया था और वो लोग ईसाई मिशनरियों के रूप में भारत में ही रह गए हैं। ईसाइयों की संख्या केरल, दक्षिणी भारत के राज्यों में अधिक है। इनका कोई राजनीतिक दल नहीं है। ईसाइयों ने राजनीति की अपेक्षा अपने को सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक कार्यों में लगा लिया है। यानी कि जो ये ईसाई हैं जो केरल और दक्षिणी अफ्रीका भारत में है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बना रखी। इन लोगों ने क्या है, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक यानी कि एजुकेशन के रूप में,
धर्म के रूप में और सोशल सर्विसेज के रूप में अपना काम शुरू कर दिया है। सिख अल्पसंख्यक क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सिखों की जनसंख्या 2.08 करोड़ है और इनका परसेंटेज है 1.7, यानी कि बहुत कम है। जब से आजादी है उसके बाद से सिखों ने पंजाबी सूबे की मांग की। सिख जो पंजाबी सूबा बना है, जो हमारा हरियाणा और पंजाब था, पंजाब के लोगों ने जो पंजाबी बोलते थे, सिखों के बेस पर उन्होंने सिख राज्य की मांग की। तो अकाली दल ने आंदोलन प्रारंभ किया और कहा कि सिखों की भाषा एवं संस्कृति के आधार पर एक पृथक राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। तो सन 1967 में पंजाब का विभाजन कर हरियाणा और पंजाब राज्य बनाई गई। पहले ये एक था, हरियाणा पंजाब एक था, लेकिन इन्होंने भाषा के आधार पर 1967 में क्या किया था, इनको अलग अलग कर दिया था कि हरियाणा में हरियाणवी लोग रहेंगे जो हरियाणवी भाषा बोलते हैं और पंजाब में जो पंजाबी बोलते हैं। इस नवगठित पंजाब में सिखों की जनसंख्या 68% हो गई है। सिखों को केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद और विधानसभा में पर्याप्त रिप्रेजेंटेटिव प्राप्त हुआ है, यानी कि सिखों के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर मंत्री हैं, संसद में काम कर रही हैं। बौद्ध और जैन भी भारत में अल्पसंख्यक समुदाय हैं, किंतु इन्होंने देश की एकता और राजनीतिक दृष्टि से किसी गंभीर समस्या को जन्म नहीं दिया है। फिर जनजातीय अल्पसंख्यक की ट्राइबल माइनॉरिटीज क्या है? भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। यहाँ अनेक धर्म, मत, संप्रदाय, प्रजाति, जाति, जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ की संपूर्ण जनसंख्या का 8.61% भाग आदिम जातियों और जनजातियों द्वारा निर्मित होता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10.42 करोड़ जनसंख्या जनजातियों की है। जनजातियां जो पहाड़ों में रहती हैं या फिर नीचे से बस्तियों में रहती हैं, वो होती हैं। ये अधिकतर जनजातियां भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं, जहाँ पर जंगल होते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं, वहां पर ये लोग निवास करते हैं। जहाँ सभ्यता का प्रकाश नहीं हुआ है, भारत में जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से विभिन्न प्रांतों में असमानता भी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या सभी प्रांतों से अधिक है, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है। ये लोग भौगोलिक एरिया में निवास करते हैं जहां पर पूर्णतः विकास संभव नहीं हो पाता। इसके बाद उड़ीसा, बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, इन सभी राज्यों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु की जनसंख्या कम है। भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं? भारत में भाषाई अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यकों से भिन्न है, यानी कि धर्म के आधार पर जो मिनोरिटीज है वो कम है और जो लैंग्वेज के आधार पर है वो मिनोरिटीज कम है। बंगाली बोलने वाले में हिंदू और मुसलमान दोनों ही पाए जाते हैं। कि बंगाली भाषा को कौन बोलता है? कुछ हिंदू भी हैं और कुछ मुसलमान भी हैं जो बंगाली भाषा को बोलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है। भारत में सर्वाधिक लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पर 189 भाषाएं और 544 बोलियां प्रचलित हैं, यानी कि भाषाएं भी बहुत ज्यादा है और जो बोलियां वो भी बहुत ज्यादा हैं। तो संविधान में के जो अनुच्छेद है 29 और 30, यानी कि 29 और 30 में भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है। जो भाषा के आधार पर जनसंख्या कम है उनको यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। उन्हें अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 347 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य के अच्छे खासे भाग के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य के द्वारा सरकारी रूप में मान्यता देने का निर्देश दे सकते हैं। यानी कि एक ऐसा एरिया है जहां पर लोग उस भाषा को बोलते हैं और मोस्टली उस भाषा को लोग बोलते हैं, तो एक प्रावधान बनाया गया है जिसका नाम है 347। इस पर क्या है कि एक बड़ा एरिया है और उस वहां के लोग एक ही भाषा को बोलते हैं, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उस भाषा को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर सकते हैं। अनुच्छेद 350 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए। यानी कि जो भाषाएं वो लोग बोलते हैं उसी भाषा में उनके बच्चों को शिक्षा दी जाए ताकि वो अपनी भाषा को सीख सकें। और अनुच्छेद 350 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पद अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था हो, यानी कि एक अधिकारी ऐसा हो जो फिर इन्हीं के हितों की बात करता हो।
इन सुविधाओं के बावजूद भी भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों में असंतोष विद्यमान रहा है। भाषाई अल्पसंख्यकों की ओर से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई है। भाषा के आधार पर आंध्र, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा राज्यों का निर्माण किया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश का निर्माण भी उनकी भाषा के बेस पर किया गया। गुजरात में गुजराती बोलते थे, गुजरात बना दिया गया। पंजाब में पंजाबी सूबा यानी कि सिख भाषा बोलने वाले, हरियाणा में हरियाणवी भाषा बोलने वाले। डीएमके के दल यानी कि डीएमके एक राजनीतिक पार्टी है, ने पृथक द्रविड़ स्थान की मांग की थी, यानी कि जहां पर द्रविड़ भाषाएं बोलेंगे वो भी हमारा एक भाषा बनाओ। उर्दू बोलने वालों की भी व्यापक असंतोष रहा है। उनकी संख्या काफी अधिक है, किंतु वे देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं, यानी कि जो लोग उर्दू बोलते हैं वो एक जगह पर नहीं है, वो डिफरेंट एरिया में रहते हैं, तो इनको उर्दू को कोई सरकारी भाषा नहीं बनाया जा सकता। उनकी संख्या काफी अधिक है, लेकिन वो भाग मतलब देश के अलग अलग भागों में निवास करते हैं। भारतीय अल्पसंख्यकों की शिकायत है कि राजकीय सेवाओं और भारतीय लोक सेवाओं आयोग द्वारा जो प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनको सिर्फ हिंदी भाषा लोगों को अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि वो लोग हिंदी को इतना समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर वो चाहती हैं कि हमारी जो एक मातृभाषा है उस भाषा में पेपर या एग्जाम लिए जाएं। और भाषाई अल्पसंख्यकों की यह मांग भी है कि विश्वविद्यालयों आदि में क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन अध्यापन में भी किया जाना चाहिए, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर जो एजुकेशन लेते हैं लोग, वहां पर उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है यानी कि जो प्रांतीय भाषा है उसके बेस पर वो स्टडी करवाई जाए। उन्हीं भाषा में जिस भाषा को वो समझते हैं, जिस भाषा को वो बोलते हैं, उसी भाषा में वो एजुकेशन लेना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम से ये हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं।